हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और क्लासेस बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे तथा क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा कि लास्ट क्लास में एक बच्चे ने इस क्लास पे कन्फ्यूज़न इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट किया था और उसको समझ में नहीं आया था। तो मैं आज के क्लास नंबर 26 है, उसमें उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके समझाऊंगी और इसके बाद भी ना समझ में आए तो फिर आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं कि नहीं समझ में आया। अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 था ये। इसको मैंने अलग से फिर से टाइप किया है। क्वेश्चन था वी मस्ट स्टार्ट नाउ अनलेस इट विल बी टू लेट, और इसमें करेक्ट था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओ और आर यूज़ होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अनलेस का प्रयोग क्यों नहीं होगा, इसको समझने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा कि जब दो क्लॉज होते हैं, एक क्लॉज आपका प्रेजेंट में हो तो बाद वाला फ्यूचर में हो सकता है, और कभी भी जो है अगर फ्यूचर में हो तो प्रेजेंट में हो सकता है। तो पहली बात बच्चे आपको ये बताई गई है कि अनलेस वाला क्लॉज कभी प्रेजेंट में हो नहीं सकता, कभी भी फ्यूचर में हो नहीं सकता। तो यहाँ पर अनलेस का प्रयोग कैसे होगा जब विल का प्रयोग हुआ है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अनलेस वाला सेंटेंस हमेशा कंडीशनल होता है और कंडीशन प्रेजेंट में होता है, उसके बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर में। जैसे आप कह सकते हो अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हो विल नॉट पास, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बाद वाला तो फ्यूचर में है लेकिन अनलेस वाला प्रेजेंट में है, फ्यूचर में नहीं है, और अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। तो अब देखिएगा, और अनलेस का मीनिंग भी देखिए, जब तक नहीं होता है। ठीक है, जब तक नहीं होता है, इसका मतलब अब आप मीनिंग निकालिए। वी मस्ट स्टार्ट नाउ, अभी ही हमें शुरू कर देना चाहिए। इट विल बी टू लेट, नहीं तो लेट हो जाएगा, अदरवाइज लेट हो जाएगा, अन्यथा लेट हो जाएगा। तो आप ये क्या कह रहे हो, या अथवा लेट हो जाएगा, इस तरीके से आप कह रहे हो ना कि या तो शुरू कर दो या तो लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का प्रयोग सही होगा, बट का प्रयोग होगा नहीं लेकिन लेट हो जाएगा। ठीक है। और अनटिल भी हमेशा टाइम के कंडीशन के लिए लगता है, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनलेस का प्रयोग प्रेजेंट वाले क्लॉज में किया जाता है, ना कि फ्यूचर वाले क्लॉज में, और अनलेस का मीनिंग होता है जब तक नहीं। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा कि क्यों अनलेस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ कंडीशन थोड़ी ना हो रही है, यहाँ पर तो ऑप्शन दिया जा रहा है ना, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज को आधा आधा करके आप देख पा रहे हो, या तो शुरू कर दो या तो लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अनलेस का प्रयोग जब तक नहीं, निकल ही नहीं रहा है उसका मीनिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्लास नंबर 26 के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म का अध्ययन करना क्या कहलाता है। थियोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑकेजन कहलाता है, या आपका नन ऑफ द अबव होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ गॉड या स्टडी ऑफ रिलीजन। ठीक है। थियो माने गॉड होता है, ये तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। ऑर्निथोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, पक्षी विज्ञान। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और ऑकेजन होगा नहीं। तो आई होप आपने समझ लिया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट होगा। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस, अब इसमें जो है टीचिंग इज अ साइंस में टीचिंग क्या है, अंडरलाइन वर्ड टीचिंग क्या है। पहला कह रहा है वर्बल नाउन, दूसरा कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा कंपाउंड नाउन, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए पूरे में भले अंडरलाइन हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको यही कोई वर्ड बताना है कि टीचिंग इज अ साइंस, ये क्या है टीचिंग। तो याद रखेंगे बच्चों, जब भी जीरंड होता है, ठीक है, यानी कि जीरंड मीन्स आप कह सकते हैं कि जब भी नाउन क्या के स्थान पर वर्ब में आईएनजी यूज हो और वो नाउन का काम करे एज एन सब्जेक्ट, एज एन है ना ऑब्जेक्ट, तो आप उसको क्या कहेंगे, जीरंड कहेंगे। जीरंड का दूसरा नाम होता है वर्बल नाउन। ठीक है, वर्बल नाउन, तो अपना ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है तो आप इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भावनाएं, और कंपाउंड नाउन मतलब होता है दो ऐसे नाउन जो दो ऐसे वर्ड जो एक नाउन बनाए, जैसे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, इस तरीके से। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। जैसे आप कहते हैं ना वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना, टीचिंग इज माई हॉबी,
है ना, डांसिंग इज माई पैशन। तो यहाँ पे जो ING लगा हुआ जो वर्ड होता है वो नाउन का काम करता है, तो कहलाता है जीरंड। ओके, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। ठीक है, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड को ध्यान करेंगे। एकमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, ACCOMO। तो आप ऐसा करें, सीधे आप स्पेलिंग याद कर लें, ACCOMMO। ठीक है, DATE एकमोडेट होती है, तो जो आपका करेक्ट हो जाएगा वही मान लें। ACCOMMO किस में दिया है? तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा इनकरेक्ट, चौथे में आपको करेक्ट दिया ACCOMMODAT, अकोमोडेट। ठीक है, तो ये भी स्पेलिंग एग्जाम में आता रहता है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते कि आपका इतना आसान है, ऐसा है नहीं, कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं CCMMO से। तो ACCMMODAT। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑकेजन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑकेजन की करेक्ट स्पेलिंग OCCASION, यही सही है, बिल्कुल सही। आप भी नोट डाउन करके लर्न करने, OCCASION होता है, और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, SS नहीं, C सिर्फ होता है, SS नहीं होता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से पहला आपका करेक्ट आंसर है, OCCASION, ऑकेजन, अवसर होता है ना। अगला देखेंगे, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। बताइए, मैकाब्रे का मीनिंग क्या होता है? मैकाब्रे का मतलब होता है भयंकर, मृत्यु, डरावना। तो ये क्या हो जाएगा? आप ऐसे याद करें, MACA ब्रे जब पढ़ेंगे तो स्पेलिंग याद रहेगी। ठीक है, भयंकर होता है इसका मतलब। तो अब किस में अपना आंसर मिल जाएगा? MACABER इनकरेक्ट हो गया, MACABRE यही करेक्ट है, MACEBRE और नन ऑफ द अबव नहीं सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स। बेगर्स डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? पहला बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, दूसरा बाई चांस, तीसरा लेस डिस्क्रिप्शन और चौथा पुअरली डिस्क्राइब्ड। तो क्या होगा बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब? पहला देखेंगे बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, एक कहावत है ना जिसको कहते हैं बेगर्स डिस्क्रिप्शन, डोंट से या डोंट गिव बेगर्स डिस्क्रिप्शन, मतलब दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते, कहावत है ना। तो यहाँ मतलब है बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, मतलब कि जी जो डिस्क्रिप्शन से परे हो। ठीक है, बाई चांस, लेस डिस्क्रिप्शन, पुअरली डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, राइटिंग नॉवेल इज माई ब्रेड एंड बटर। द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन मीन्स। पहला है लाइवलीहुड, दूसरा पैशन, तीसरा फर्स्ट लव और चौथा हॉबी। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर? बताइए, राइटिंग नॉवेल इज माई ब्रेड एंड बटर, तो क्या आप हॉबी कहेंगे या पैशन कहेंगे या फर्स्ट लव कहेंगे? किसको करेक्ट कहेंगे? तो फ्रेंड्स आप इसको याद रखें, आप यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है लाइवलीहुड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लाइवलीहुड मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर मीन्स लाइवलीहुड। ओके, यानी कि जीवन यापन करना, रोजी रोटी, तमाम आप कह सकते हैं इन हिंदी। ओके, तो आप समझ गए होंगे लाइवलीहुड का मीनिंग। अगला चलेंगे, आई हूँ एश इज योर फ्रेंड विल नॉट वर्क विथ यू। सी उसके बाद नो एरर, इसमें क्या गलत है? देखिएगा, आई हूँ इज योर फ्रेंड, तो इसमें क्या करेंगे आप? पहला देखिए, आई हूँ दिया है ना, अब हूँ के बाद आप इसको क्या करिएगा, आई के अनुसार वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर आई एम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। आई हूँ, आई एम इज योर फ्रेंड, इसके बाद विल, तो इज को हटाइए, एम लगाइए, तो ऑप्शन नंबर बी में है ना गलती है। जैसे एक और ऐसे आता है, कहते नहीं है, इट इज़ आई हूँ एम। ठीक है, वो मैं ही हूँ जो तुम्हारा मित्र हूँ, या इट इज़ दे, इस तरीके से एक प्रोनाउन होता है, या इट वाज दे, यहाँ की वर मत करिएगा। ठीक है, इट इज़ दे, ठीक ना, हूँ इसके बाद वर, ये वही लोग थे, ये वही लोग हैं
जिन्होंने, जिन लोगों ने, इस तरीके से आंसर करिएगा तो सही होगा। तो हूँ के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर नहीं है, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। यहाँ पर आई एम योर होगा, क्यों? क्योंकि आई आया है, ठीक ना। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अ फ्यू बॉयज हैज़ कम, नो एरर। इसमें क्या एरर है? बहुत आसान सा लग रहा है ना, एक लाइन में एरर है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आ फ्यू आपको मिल जाए, फ्यू मिल जाए, द फ्यू मिल जाए, ठीक है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन तथा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो तनिक भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कंफ्यूज होना। अब आपको देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बस आपको लग रहा है ना कितना छोटा सा पतला सा नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, आप ध्यान रखिएगा, ये अ फ्यू बॉयज है ना, तो कोई बच्चा सोचेगा फ्यू के साथ बॉयज हटा दे, कोई सोचेगा बॉयज है तो हैव लगा दे। तो जो बच्चा सोचेगा कि बॉयज है हैव लगा दे वही सही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया गया ना, आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल तथा नाउन भी प्लूरल होता है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर आपका 10। 10 पर देखिए, 9 समझ में आ गया ना। यहाँ पर हैव होगा ना कि हैज़, लेकिन अगर लिटिल या लिटिल द लिटिल होता तो वहीं सिंगुलर मान लेते। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अ लिटिल मनी वर स्पेंट, यहाँ भी देखिए सेम वही पैटर्न आ गया ना। जब कभी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आए तो अनकाउंटेबल नाउन नहीं लगाते हैं, काउंटेबल लगाते हैं। लेकिन अगर द लिटिल, अ लिटिल और लिटिल हो तो अनकाउंटेबल। तो पैसा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? कोई बच्चा कहेगा मैम काउंटेबल है, हम तो गिन डालते हैं। नहीं बेटे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि पैसा अनकाउंटेबल है। मुद्रा कभी भी समाप्त नहीं होती है। आप उसको काउंटेबल तब बना सकते हैं ना, जब आप उसके सामने कुछ जो है न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दे। लेकिन अगर सिर्फ पैसा कहें तो पैसा किसके पास कितना है ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप गिनती लगा देंगे 10, 20, 50, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी आप डिजिट लगा दो तो काउंटेबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी समाप्त नहीं ना होगा। आई होप आपने समझा होगा। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, जैसे लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, ठीक है, लिटिल मनी, ना कि यहाँ पर फ्यू मनी होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वाज लगेगा ना कि वर लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल को सिंगुलर माना जाता है। मतलब जो भी पैसे थे थोड़े बहुत वो सब खर्च हो गए, ठीक है। यहाँ पर अ लिटिल रहेगा। और यहाँ पर अगर लिटिल होता तो गलत हो जाता, क्योंकि ना के बराबर पैसे थे, खर्च हो गए। अरे जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो खर्च कैसे होंगे, ठीक है। और द लिटिल होगा तो इसका मतलब जो कुछ भी थे सब खर्च हो गए। समझ आ गया ना? तो यहाँ चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलें। माई फ्रेंड ऑफन, अब देखिए एज इफ दिया है, आपको बताया गया था सब्जेक्ट के साथ वर आता है, आपको देखिए यहाँ मिल भी गया वर, ठीक है। एज इफ हो, एज दो हो, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमेशा वर का प्रयोग होगा। ओके, आगे बढ़िए। ऑफन, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ वर है तो हम पास्ट लगा दें, नहीं, ये इमेजिनेशन वाला सेंटेंस होता है। जैसे आप बात कहते हो ना कि तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे कहीं के अंबानी हो, लेकिन तो यहाँ पर तुम तो ऐसे काम किए जैसे तुम कहीं के, मतलब कहते नहीं हो, आप बहुत सारे ऐसे कुछ इमेजिन वर्ड डाल देते हो, ठीक ना, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं होती है। पर इसको हिंदी में जो भी कहें, बट इंग्लिश में वर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और हमेशा ये प्रेजेंट में बात होती है, ठीक है। जैसे कह दे कि तुम ऐसी स्पीच देते हो या ऐसा मोटिवेट करते हो जैसे कि कहीं के प्रधानमंत्री हो, तो यू मोटिवेट्स अस एज इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ समवेयर, ठीक है। आप इसको यू आर नहीं कर सकते। आई होप समझ रहे होंगे ना। अब आगे बढ़िए, पूरी बात खत्म। माई फ्रेंड सिंगुलर है तो बिहेव्स हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। सिंगुलर की वजह से बिहेव्स होगा, बिहेव होगा नहीं। और ऑफन का प्रयोग भी हमेशा प्रेजेंट में करते हैं। ग्रेजुअली हो गया, यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट डिनोट करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें।
दिस प्रॉब्लम कैन, तो कैन के साथ क्या हो जाएगा, सॉल्व इजली, कैन या सॉल्वड इजली, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। बात समझ पा रहे होंगे ना, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, समझ गए ना, चलिए समझ ही गए होंगे। क्यों भाई, क्योंकि जब भी पैसिव वॉइस होता है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि समस्या सब्जेक्ट की तरह से काम नहीं कर रहा है, समस्या को सॉल्व किया जा रहा है, कोई हाथ पैर वाला आदमी थोड़े है कि अपनी समस्या खुद सॉल्व कर लेगा। समझ पाए होंगे ना, नॉन लिविंग है, पैसिव वॉइस डिनोशन है इस सेंटेंस में। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13, ऑनेस्टी इज। अब देखिए ऑन हिज फेस, तो उसके चेहरे पे लिखी है कि लिखी जाती है या दिखाई पड़ती है, यहाँ पर भी इस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ याद रखना है, राइट्स नहीं, राइट नहीं, रिटन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोट भी नहीं। ईमानदारी उसके चेहरे पर लिखी हुई होती है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन पैसिव वॉइस, काम खुद नहीं कर रहा है, किया जा रहा है, ओके। द प्लूरल ऑफ लार्वा, लार्वा किसको कहते हैं भाई, मच्छर के बच्चे को लार्वा कहते हैं, यंग वन ऑफ मॉस्किटोज, सभी बच्चे जानते हैं आजकल डेंगू डेंगू फैला है ना, तो मच्छर के लार्वा को क्या कहते हैं, मच्छर के मतलब यंग वन को प्यूपा लार्वा आपने पढ़ा होगा, सभी बच्चे पढ़े होंगे, ठीक है। तो लार्वा मच्छर के बच्चे को कहते हैं। अब बताइए लार्वा का प्लूरल क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा गलत कर दे तो समझ ले कि मतलब नॉर्मल सा है, हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ आपका जैसे सामान्यतः आप वह एस या ई एस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एस या ई एस या ओ एस कुछ नहीं होगा, यहाँ पर एल ए आर वी ए ई लार्वा का प्लूरल होता है, इसको लिख के लर्न कर लें, अगर गलत भी हो गया हो तो कहीं भी माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कुछ नया मिला, लार्वा का प्लूरल, तो एल ए आर वी ए तो वी ए ई होता है, ठीक है, लार्वे, ना कि वाज या फिर वी कर दें, ओके। चलिए आगे बढ़िएगा, सिंगुलर ऑफ बेसिस, बेसिस का सिंगुलर क्या होगा, पहला ऑप्शन बी ए एस ई एस ई एस ई एस, दूसरा बी ए एस आई एस, तीसरा बी ए एस यू एस, तो चौथा बी ए एस सी डबल एस, कौन सा करेक्ट होगा, याद रख लें, बी ए एस आई एस, बेसिस कहते नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ यानी आधार, तो आधार का प्लूरल बेसिस का, ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर वर्ड ऐसे हैं जिसमें एस आई एस अंत में लगा होता है, लेकिन इसको हम सभी सिंगुलर बनाते हैं एस ई एस से, जैसे आप देखते हैं ना थीसिस होता है, थीसिस प्लूरल है, लेकिन थेसिस हो टी एच ई एस ई एस तो आपका सिंगुलर है, डायग्नोसिस है तो डायग्नोसिस हो जाता है, वैसे बेसिस है तो बेसिस हो जाता है, तो बी ए एस आई एस जो है सिंगुलर है और बी ए एस ई एस प्लूरल है, समझ गए होंगे ना, तो यहाँ पर अपना बी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, एवरीवन शुड प्रे गॉड, ही रोट टू मी, ही रोट मी, या ही सजेस्टेड मी दिस, बताइए इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। एवरीवन प्रे, आपने इम्परेटिव सेंटेंस में पढ़ा है ना कि टी ओ टू का प्रयोग करते हैं, ऑर्डर मी टू, रिक्वेस्टेड मी टू, प्रे टू गॉड, तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं है। दूसरा देख लीजिए, ही रोट टू मी यही सही है, ही रोट मी, और ही सजेस्टेड मी नहीं सही है, बहुत से बच्चे ही रोट मी ही करेक्ट किए होंगे, बट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ही रोट टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब के बाद जब ग्रामेटिकली पूछे तो हमेशा टू या फॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सारे प्रोनाउन होते हैं, समझ आया होगा। जैसे आपने और देखने का प्रयास करें, आप कहते नहीं हो ही रोट टू मी आ लेटर, ठीक है, ना कि टू अ लेटर कहते हो, इस तरीके से आप जो है यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू मी का प्रयोग किया जाता है, समझ पा रहे हैं ना, ग्रामेटिकली पूछा है, अदरवाइज ही रोट मी आप इसको कर सकते हैं। अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट, बताइए योर्स सिंसियरली करेक्ट है या योर्स सिंसियरली या योर्स,
अब देखिए सिंसियरली तो सब वही है, बस योर्स में आपको कलाबाजी दिखानी है। क्या होगा, योर्स सिंसियरली मतलब एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएं या फिर ना लगाएं, या फिर जो है एस के बाद एपॉस्ट्रॉफी का साइन लगाएं, या सब से पहला बिना साइन के सीधे योर्स लिख दें, बताइए। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सबने पत्र लिखा होगा, एप्लीकेशन और लेटर सबने लिखा है ना। योर्स होता है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कह रहे हो आप कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तुम अपना करो, तो अपना काम के स्थान पे तुम अपना में यू डू योर्स, तो योर्स मतलब हो गया तुम तुम्हारा। इसी प्रकार से प्रोनाउन की तरफ से यूज किया जाता है, ठीक है। तब ये एडजेक्टिव बनेगा जब ये नाउन के साथ आएगा। जैसे दिस इज माई बुक, योर बुक, तो बुक नाउन है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, योर। लेकिन अगर बिना एडजेक्टिव के आ जाए तो ये आपका, या बिना नाउन के आ जाए तो ये प्रोनाउन बन जाता है, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक ना। आगे बढ़ जाइए तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड्स, स्टिच इन टाइम सेव्स। ये आपका क्वेश्चन प्रोवर्ब कंप्लीट करने को बहुत सारे एग्जाम्स में आता है ना, टेट, सी टेट, यूपी टेट, और फिर आपका टीजीटी, एलटी, एसएससी वगैरह में फिल इन द ब्लैंक्स करके आ जाता है, ठीक है। तो आप कहते नहीं हो कि समय का एक कदम 10 फालतू कदम को बचा सकता है, तो वैसे स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यदि आप जो है समय पर एक टाँका लगा दें तो बहुत सारे टाँकों से बचत हो सकती है, ठीक है। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन मतलब समय से सचेत हो जाने में ही भलाई है, ठीक है। प्रोवर्ब है, कंप्लीट करने को आया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सिंगुलर ऑफ डायग्नोसिस। अभी आपको बताया गया ना कि अगर एस ई एस हो तो एस आई एस कर दें, एस आई एस हो तो एस ई एस कर दें। तो आई होप आपने मेरी बात को ध्यान रखते हुए आंसर करेक्ट किया होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में भी ए ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, डी आई, इसके बाद डायग्नोसिस है ना, उपचार निदान, इस प्रकार DIAGNOSIS, तो SES को SIS कर दें। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्यूरियस आर केप्ट इन, बताइए। कुछ ऐसी जिज्ञासु वाली चीज़ें जिसको रखना आवश्यक हो, उसको क्या कहते हैं, कहाँ रखी जाती हैं। म्यूजियम में, गैराज में, आर्सेनल में, या स्टूडियो में। म्यूजियम में रखी जाती हैं, ठीक है, याद रख लें, म्यूजियम में। गैराज में गाड़ी रखी जाती है, आर्सेनल में शस्त्रागार होता है, और स्टूडियो आपका जो है, स्टूडियो आप जानते हैं, है ना, कि स्टूडियो क्या होता है। तो यहाँ पर म्यूजियम में जैसे कोई भी चीज़ किसी की स्मृति है, या कोई चीज़ है, जैसे महाराणा प्रताप की तलवार है, महात्मा बुद्ध का है बहुत सारा, या किसी की पेंटिंग, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब संग्रहालय इसको हिंदी में कहते हैं म्यूजियम को, तो वहाँ पर संग्रह की जाती हैं चीज़ें, जहाँ पर आप जा करके उनसे संबंधित चीज़ों को देख पाएँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इट आर द बुक्स, यहाँ पर आपका एंड देयर ऑथर्स दैट हैव कन्फ्यूज्ड, तो आप देखिए सब्जेक्ट में ही आपको एरर मिल गया होगा। पहले पार्ट में इट आर द बुक्स कह रहा है ना, लेकिन होना क्या चाहिए, इट का प्रयोग तो हमेशा सिंगुलर के लिए होता है, तो यहाँ पर दीज आर द बुक्स होना चाहिए। मुझे लगता है ये तो सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर द बुक्स है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो इंडिकेट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दीज आर द बुक्स होगा, ओके। इट आर द बुक्स नहीं सही होगा, तो ए पार्ट में ही एरर मिल गया। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, आइदर ऑफ द टू बॉयज आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, इसके बाद फॉर द पोस्ट, तो यहाँ आइदर ऑफ द टू बॉयज कहा गया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी नाइदर का प्रयोग, आइदर का प्रयोग हो और इसके साथ ऑफ द टू लगा हो, ऑफ द टू, तो इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो हमेशा, वर्ब जो है सिंगुलर आता है बट नाउन हमेशा
प्लूरल आता है, इसको नोट कर लें। नाइदर ऑफ द टू, आइदर ऑफ द टू, तो वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर, लेकिन जो नाउन ऑफ द टू से ऐड होगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक है। तो आइदर ऑफ द टू बॉयज इज एलिजिबल, मतलब दोनों में से कोई एक, यानी दो में से कोई एक आइदर ऑफ द टू हो गया, और दोनों में से कोई नहीं होता तो नन ऑफ नाइदर ऑफ द टू होता, ठीक है। समझ पा रहे होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विथ, तो इसको ध्यान रखिएगा, अकम्पनीड टू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पर्सन है उस पर्सन की बात हो रही है ना, अकम्पनी टू, तो हो जाएगा द पेशेंट वॉज अकम्पनी टू विथ टू हिज फ्रेंड, विथ को हटा देना है, ठीक है। लर्न करते रहें। अगला देखिएगा, तो द पेशेंट वॉज अकम्पनीड टू, इसके बाद हिज फ्रेंड, विथ को एकदम से ही हटा दें, कहीं ज़रूरत नहीं है विथ की। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, नो एरर, ये वाला तो हर बच्चा बता लेगा कि क्या एरर है, ढूंढने तो निकल ही पड़े होंगे कि जो फूल है वो हमेशा मीठे महकते हैं, मधुर महकते हैं, या मनमोहक जो है खुशबू देते हैं, क्या करेक्ट होगा। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, तो बिल्कुल सही यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। द फ्लावर स्मेल स्वीट, यानी कि नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक ना। फ्लावर्स आया है देखिए, उसके बाद स्मेल भी आया है प्लूरल के साथ प्लूरल। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ही सैट, इसके बाद कह रहा है इन द शेड ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की छाया में वह बैठा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन द करेक्ट है, ठीक है, और ऑफ अ ट्री भी करेक्ट है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा और फटाफट आंसर करिए। 25 क्वेश्चंस जो आपको दिए गए, उन 25 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। जो भी आपसे कन्फ्यूज़न हो या गलत हो, अपने स्कोर भी बताएं, और कहीं भी गलत हो रहे हैं या किसी टॉपिक पे कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़रूर हमारे तक पहुँचेगा, और फिर हम आपको, ठीक है, देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी हिसाब से हम भी सुधार करेंगे, क्योंकि फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है बच्चों को भी और टीचर्स को भी, क्योंकि तभी ना हम मेहनत कर पाएंगे। आई होप आपने बहुत अच्छे से क्लास एंजॉय किया होगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, आपने बहुत धैर्य